नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। और आज हम एक पुस्तक के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। इस पुस्तक का नाम है एमिनेंट डिस्टोरियंस और इसके लेखक हैं उत्पल कुमार जी। उत्पल कुमार जी लेखक हैं, फर्स्ट पोस्ट के लिए रेगुलर कॉलम भी लिखते हैं और इसका पब्लिकेशन किया है ब्लू वन इंक ने। तो हम जुड़ रहे हैं वो उत्पल कुमार जी से। स्वागत कर रहा हूँ मैं उत्पल कुमार जी का। धन्यवाद स्वागत सर। है आपका उत्पल कुमार जी। तो ये धन्यवाद। आपका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स पे। अब ये एमिनेंट हिस्टोरियंस तो हमने पढ़ी है, तो एमिनेंट हिस्टोरियंस में क्या अंतर है एमिनेंट हिस्टोरियंस से? सर एक तरह से ये जो एमिनेंट हिस्टोरियन का ट्रिब्यूट ही मैं बोलूंगा इसे, क्योंकि वो जो बुक आई थी उस समय आई थी जबकि लेफ्ट का करीबन करीबन बोलबाला तब भी था। तो चैलेंजेस शुरू हो गए थे उनके उनके खिलाफ, जिसको आपने भी लीड किया था उस समय से ही। बट एमिनेंट हिस्टोरियन सर उस नैरेटिव को आगे ले जा रहा है। एमिनेंट हिस्टोरियन इसलिए इसलिए मैंने डिस्टोरियंस इन्हें बोला, क्योंकि दे शुड बी कॉल्ड हिस्टोरियंस। वो हिस्टोरियंस तो है नहीं, वो डिस्टोरियन ही है। वो उनका काम ही डिस्टॉर्ट करना है। तो अब ये समय बात आ तो गया सही है है। कि अब समय आ गया कि उन्हें वही बोला जाए जो वो हैं। एमिनेंट हिस्टोरियन बोल के हम आई थिंक उन्हें बहुत इज्जत दे रहे हैं। वो उसके लायक वो है नहीं। और मैंने इस पुस्तक में वही कोशिश की है सर। शुरुआत मैंने कुछ इंस्टांसों से बताया कि क्यों इन्हें हिस्टोरियंस बोलना चाहिए। इनके हर एक चीज में एक डबल स्पीक होता है। हर एक चीज में वो बोलते कुछ और है, करते कुछ है। दे आर मोर लाइक एक्टिविस्ट, लेफ्ट विंग एक्टिविस्ट रेदर देन हिस्टोरियंस थ्रू आउट देयर करियर। तो मैंने वहां से वो शुरू। तो जी आप देखें, सीताराम गोयल जी ने इनके बारे में लिखा भी था कि ये हिस्ट्री जो है वो इनके लिए एक पार्टी एक्टिविटी है और हिस्ट्री कोई उनके लिए फैक्ट्स की जांच नहीं है, कोई तथ्य जो है उसको सामने लाने का या कोई विमर्श सामने लाने का वो एक नहीं है। जैसे पुराने जो होते थे हमारे सर जदुनाथ सरकार वगैरह के बारे में आप पढ़ें तो जी उनका जी कमिटमेंट टू ट्रूथ इतना स्ट्रांग हुआ करता था कि उनके कोई भी कन्विक्शन हो, अगर तथ्य उसको नकार रहे हैं तो वो उसको छोड़ देते थे। जी। लेकिन अब आपने आरंभ किया है, सबसे इसका जो पहला चैप्टर है वो सरस्वती एज का है और जी। सरस्वती एज की जो हमारी मूर्धन्य लेखिका हैं वो रोमिला थापर जी हैं। मैंने जब यूपीएससी में पहला और दूसरा में मैंने हिस्ट्री ली थी और उसके एग्ज़ाम दिया करते थे तो रोमिला थापर जी वाज़ अ कंपल्सरी रीड। जी और जी मैंने पहली पहली बार पढ़ा क्योंकि मैं हुआ करता था टेक्नोलॉजी का स्टूडेंट। जी। तो आई हैड डन मरीन इंजीनियरिंग व्हिच इज़ मैकेनिकल प्लस उसको कह सकते हैं। और मैंने ऑफ़र किया था हिस्ट्री, तो मैं जब गया थोड़ा कोचिंग-वोचिंग पता करने की, भई कैसे हिस्ट्री लिखी जाती, तो सबने कहा भई रोमिला थापर, इरफ़ान हबीब, बस इनको पढ़े बिना आप हिस्ट्री जो है वो समझ ही नहीं सकते और वही हिस्ट्री जो है वो चलती है। चलती है जी। का मतलब आपके मार्क्स तभी आएँगे जब आप रोमिला थापर को रिपीट करेंगे और इरफ़ान हबीब को रिपीट करेंगे। और चूँकि आई वाज़ नॉट क्लटर्ड विद प्रायर नोशंस ऑफ हिस्ट्री, तो जब मैंने पढ़ा तो आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज। व्हाई? क्योंकि हर जगह इट वाज लिटर्ड विद मे बी इट वाज दिस, प्रोबेबली इट वाज लाइक दिस, परहैप्स इट इज दिस। अरे मैंने कहा ये कैसी हिस्ट्री है? खैर हमें तो एग्जाम पास करना था तो हमने पास कर लिया। अब आप बताइए, जब सरस्वती एज के जो मूर्धन्य लेखक लेखिकाएं हैं, डिस्टोरियंस हैं, वो कौन कौन से हैं और उनके बारे में क्या लिखा है आपने? इनफैक्ट सर, मैं वही रोमिला थापर तो उसकी लीडर हैं। बट मैंने वही शुरुआत जो की थी इंट्रोडक्शन में, मैं इनफैक्ट टाइम कैप्सूल एक इंसिडेंट हुआ था इंदिरा गांधी के समय से, वहां से मैंने की। और टाइम कैप्सूल अपने आप में एक अनोखा एक इंसिडेंट है, जिसमें जो हम्म। कि के जो डबल स्पीक और जो दो मुखी चेहरा है उसको दर्शाता है। वो हुआ क्या था सर कि, और उसके बारे में कोई एविडेंस भी नहीं बचा है। इनफैक्ट आज से 9 साल पहले एक हमारी एक्टिविस्ट ने ट्राई किया क्या था, सी वेंट टू एजुकेशन मिनिस्ट्री पूछने के लिए कि अच्छा टाइम कैप्सूल में कोई आपको कोई डेटा है, आपको एविडेंस दीजिए। उनके पास कुछ भी नहीं बचा है, दे डोंट हैव एनीथिंग। सो अब बस 2 पुस्तकें उस बारे में मेंशन करती है। मैंने उसकी पुस्तक के बारे में अपने पुस्तक को बताया है अपने पुस्तक में। और ये 1973 या 75, ये यहाँ भी एक वो है कि इंदिरा गांधी ने
3000 शब्दों की एक इतिहास लिखवाई थी एस गोपाल के मदद से। एस गोपाल एस राधा कृष्णन के सुपुत्र थे। वो भी एक तो एमिनेंट हिस्टोरियन ही थे। मैं इसीलिए उनसे शुरुआत किया और उनके मदद से लिखा है 3000 शब्दों का एक इतिहास। और वो इतिहास सिर्फ इंदिरा और नेहरू के बारे में बोलता है, इनफैक्ट महात्मा गांधी के बारे में भी नहीं बोलता है कुछ। और उसको लिखवा के इन्होंने लाल किले पे उन्हें गड़वाया उसको। बस जब जनता पार्टी की जो सरकार आई तो उसे फिर निकाला गया। उसमें के जो एजुकेशन मिनिस्टर थे उन्होंने निकाला 77 में, दिसंबर 77 में। और निकालने के बाद एस गोपाल का एक स्टेटमेंट आता है, मैं उसको वर्बेटम कोट करूंगा। उन्होंने लिंक एक जो लेफ्टिस्ट वीकली थी उसमें 25 दिसंबर 77 को बोला, और उनके सबको मैं कोट कर रहा हूँ, इट इज एज रिडिकुलस टू डिग अप द टाइम कैप्सूल एज इट वाज टू बरी इट। ये इन्होंने खुद ही लिखवाया, खुद ही बरी करवाया, और ये बोला इट इज टू बरी इट। उसके बाद नेक्स्ट लाइन उससे भी इंटरेस्टिंग है। वो बोलते हैं इट इज ट्रेजिक दैट वी हैव रिप्लेस्ड ए राइट विंग फासिस्ट डिक्टेटरशिप। अब इंदिरा गांधी जिनके लिए उन्होंने कहानी लिखी, वो उनके लिए राइट विंग फासिस्ट डिक्टेटरशिप हो गई विथ ए राइट विंग कम्युनल रिएक्शनरी गवर्नमेंट। ये इनका जो दोगला चरित्र है, यही डिस्टोरियंस का के बारे में सही आकलन देता है। तो ये यहाँ इन्होंने ये बात बोली। इंटरेस्टिंग, उनके साथ जो खड़े थे, उनके साथ एक दूसरे और भी एमिनेंट हिस्टोरियन खड़े थे, उनका नाम था बिपिन चंद्रा। इन दोनों ने साथ में वहां इंटरव्यू दिया था। अब हम बिपिन चंद्रा के बारे में पढ़ते हैं तो बिपिन चंद्रा की एक पुस्तक आई थी, इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस। उसमें उन्होंने इंदिरा गांधी एजेंसी को भी सपोर्ट किया। उन्होंने इनफैक्ट ब्लेम किया जयप्रकाश नारायण को कि उन्होंने एनार्किस्ट पॉलिसी ला के फोर्स किया। इंदिरा गांधी वाज फोर्स्ड टू ब्रिंग इमरजेंसी। और ये भाई साहब जैसे उनकी सरकार गिरती है, ये दूसरी तरफ खड़े हो जाते हैं। तो मैंने वहां से शुरुआत की, फिर मैं रोमिला थापर के रोल पे गया। रोमिला थापर का बहुत ही खराब रोल है पूरे विश्व में बात फैलाने के लिए कि ठीक है मुसलमानों ने कुछ मंदिरें तोड़ी होंगी, बट हिंदुओं ने भी तो तोड़ी हैं। ये रोमिला थापर का बेसिकली जो पहले चरण में जो हमारे हिस्टोरियन थे, ये इरफान हबीब के पिताजी थे, मोहम्मद हबीब। मोहम्मद और हबीब, शुरुआत तो उन्होंने की थी ना, इन लोगों ने पहले अलीगढ़ ये स्कूल ऑफ हिस्ट्री। जी जी, तो इन्होंने पहले ये हमें बताने की कोशिश की कि नहीं कुछ डिस्ट्रक्शन तो हुआ नहीं है। और जो कुछ हुआ भी है, जैसे सोमनाथ में हुआ, क्योंकि आपसे छिपा नहीं सकते हैं, तो सोमनाथ में इसीलिए हुआ क्योंकि यार ये मूर्ख हिंदू मंदिरों में सोना चांदी क्यों रखते थे। उन्हें ये भी नहीं पता था, या वो बताना नहीं चाहते थे कि हमारे मंदिर की पूजा के लिए नहीं होते थे। वहाँ जो लार्ज स्केल ट्रेड के लिए मंदिरों से वो लोन दिए जाते थे, जो कार्य होते थे आर्ट के, क्राफ्ट के, बिल्डिंग के, वो करती थी। तो बेसिकली हमें बेवकूफ बनाया। उसके बाद जब वो दबा नहीं पाया उनके मुसलमान अत्याचारी के रोल को, तो फिर रमीला थापर का रोल आता है जहां वो बोलते हैं कि नहीं नहीं बट ठीक है मुसलमानों ने किया है, कुछ मुसलमानों ने किया है, बट इतने सारे हिंदुओं ने भी तो किया है। और वो रोल इनफैक्ट मैंने उसमें कोट किया है, एक ब्रिटिश एकेडमिशियन थी, वो 2000 के करीब में भारत आई थी। तो वो इनफैक्ट रोमिला पहले वो गई उनके पास, अब रोमिला थापर के जो एक और एमिनेंट हिस्टोरियन के साथ हैं, ये वाईसी रोसेन का मैं बात हूँ, वो गई आपको हरबंस मुखिया के पास। हरबंस मुखिया ने उसी आर्टिकल लिखा था हिंदुस्तान टाइम्स में, जिसमें उन्होंने कहा था कि ये हिंदुओं ने बहुत सारे मंदिरों को तोड़ा है और बुद्ध विहारों को तोड़ा है। तो ये महिला रिसर्च कर रही थी, तो उनके पास पहुंच गई, बोली कि सर ये इसका कोई एविडेंस हो तो आप मुझे दें, मैं भी कुछ काम कर रही हूँ। तो मुखिया साहब बोलते हैं कि नहीं नहीं मेरे पास तो नहीं है, रोमिला थापर के पास है, प्लीज आप जाए। तो काफी फेमस किस्सा है वो। तो वो उसके बाद रोमिला जी। थापर के पास, रोमिला थापर बोलती है वो मेरे पास तो नहीं है, बट एक है अमेरिका में बहुत अच्छे विद्वान है रिचर्ड ईटन, उनके पास है। अब ये वही जिन्होंने 1969 में एक पुस्तक लिखी थी, वो एक्चुअली पैम्फलेट थी, पुस्तक तो थी नहीं, पैम्फलेट थी। वो हरबंस मुखिया और बिपिन चंद्रा के साथ 1969 में, उसका नाम था कम्युनलिज्म एंड द राइटिंग ऑफ इंडियन हिस्ट्री। उसमें भी उन्होंने ये बोला था कि हिंदुओं ने बहुत सारे मंदिर तोड़े थे। अब बताइए उनके पास 2000 तक भी कोई एविडेंस नहीं है, वो किसी और का कोट कर रही है, लेकिन 1969 में उन्होंने ये किताब ली थी कि हिंदुओं ने तोड़ा है। तो इस तरह की इनकी जो डबल फेस्ड और कंप्लीटली डिस्टॉर्शनिस्ट जो माइंडसेट था, उसको इसकी पुस्तक कोशिश करती है करने की। और वहीं मैं जो पहली चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर से मैं इतिहास पे चला जाता हूँ, जहाँ की मैं बोलता तो हूँ आपने चूंकि रिचर्ड ईटन का नाम ले दिया, तो रिचर्ड ईटन को बहुत प्रेम करते हैं हमारे हिस्टोरियंस, क्योंकि रिचर्ड ईटन ने वो बड़ी फेमस थियरी
कि साहब औरंगजेब ने जो है वो काशी विश्वनाथ मंदिर इसलिए तोड़ा क्योंकि कच्छ की रानी का वहाँ पे अपहरण कर लिया गया था। ये किस्सा जो है वो रिचर्ड ईटन ने सबसे पहले लिखा था और उसको बार-बार उसको रिसर्कुलेट किया गया। आपने रिचर्ड उसे ईटन ने किससे जी और जी और रिचर्ड ईटन ने कहाँ से पकड़ा? रिचर्ड ईटन ने वो कौन थे? वो कोई पांडे जी थे, उन्होंने जी लिखा था। अच्छा, ज्ञानंद पांडे जी पांडे ने कहाँ से पकड़ा? हाँ, विपिन विपिन पांडे शायद था उनका नाम। तो वो पांडे जी ने लिखा। पांडे जी ने कहाँ से पकड़ा? पांडे जी को पट्टाभी सीतारामैया ने बताया। सीतारामैया जी ने बताया जी अच्छा, तो फिर पट्टाभी सीतारामैया तो आपके जो है वो मेहेंदले साहब है ना, आप जानते हैं आप गजानन मेहेंदले? जी जी तो गजानन मेहेंदले जी ने एक बार उसके ऊपर पूरा एक आर्टिकल लिखा। उन्होंने कहा कि साहब एनजी गोरे साहब जो थे, एनजी गोरे साहब ने मुझे ये बताया कि एनजी गोरे साहब ने पूछा पट्टाभी सीतारामैया से कि ये तुमने ये कहाँ से तुमने ये निकाला? ये कहीं भी किसी की कहीं भी नहीं है ये। क्योंकि पट्टाभी सीतारामैया ने कहा कि मुझको एक लखनऊ के एक किसी मुसलमान ने बताया है और वो मुझको ला के देगा। कभी ला के नहीं दिया उसने। तो एनजी गोरे साहब को उन्होंने ये डिस्क्लोज किया कि मैंने ये इन्वेंट किया है। ये इसलिए इन्वेंट किया है कि जिससे कि हिंदू और मुसलमानों में जो फ्रिक्शन है वो कम हो जाए। और इस पर मेरे को ये मैंने गांधी जी के कहने से किया है। ये तो इनका अनूठा ये स्वरूप यदि है सर। आपके पास नहीं है, वो मेरे पास वो कटिंग है, वो मैं भेज दूंगा आपको। मैंने मैंने विक्रम मैंने संपत जी को भेजी थी एक बार। विक्रम संपत जी पूछ रहे थे, मैंने बताया था उनको ये। जी तो जी मैंने उनको ये कटिंग भेजी थी। मैंने औरंगजेब वाले सेक्शन में उसका मेंशन किया है सर। बहुत छोटे रूप में किया बट मैंने किया है। और किस तरह से आजकल के जो नए नए हिस्टोरियन जो औरंगजेब में पैदा हो गए हैं, एक अमेरिकन भी आजकल बोलती हैं, ये लोग उसी को कोट करते रहते हैं बिना आगे पीछे जाने। और ऑड्रे टूस्के तो वो तो रिचर्ड ईटन से ही कोट करती है, उसका तो कोई है ही नहीं और कोई। जी 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 तो ये आपने रिचर्ड ईटन का नाम लिया तो मैं कि ये है रिचर्ड ईटन की हिस्ट्री। जी और वो बहुत इनफैक्ट वो बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है इनके 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 दोगला स्वरूप का। जी तो सर जो पहला चैप्टर है सर, पहले चैप्टर में मैं बेसिकली मैं वही मैं बोल रहा हूँ किस तरह से वैदिक जो हमारी जो संस्कृति थी और जो हड़प्पा है, दोनों अलग नहीं थी बट एक ही थे। दो एक सिक्के के दो रूप थे वो। और उसके लिए भी मैंने वही मैंने इनफैक्ट फर्स्ट मैंने जो हिस्टोरियन एग्जिस्टेंस उसको अपने गोल पोस्ट चेंज करते रहे। पहले वो बोले कि आर्यन इन्वेजन हुआ, फिर कुछ मिला नहीं तो आर्यन माइग्रेशन पे आ गए। अब माइग्रेशन तो उससे भी वीक थ्योरी थी क्योंकि माइग्रेशन में आप एक एक इलिटरेट नॉबेट कल्चर आके इतने सिविलाइज कल्चर को अपनी लैंग्वेज कैसे दे सकती है। हाँ तो ईटन के बाद सर मैं बेसिकली मेरी जो पहली चैप्टर होती है वहां से मैं भारतीय इतिहास बताना शुरू करता हूँ। और मैं बेसिक जो कॉन्सेप्ट है ये है कि जो हमारी वैदिक और जो हड़प्पन जो सिविलाइजेशन थे, ये दोनों एक सिक्के के दो पहलू थे। जो हमारे हिस्टोरियंस बोलते हैं कि दोनों अलग थे, वो नहीं था। और और इनफैक्ट वो इतने स्लिपरी ग्राउंड में वो बात करते हैं। उन्होंने स्टार्ट किया कि आर्यन इन्वेजन थ्योरी से शुरू किया। जब उन्हें इन्वेजन का कुछ मिला नहीं तो माइग्रेशन पे चले गए जो कि मे बी उसमें सबने मे बी पॉसिबली हाँ मे परहैप्स बी ये उसके ये बाद theory सीधा है वो उनकी कोई। कंक्लूजन पे चले जाते हैं कि नहीं नहीं यही हुआ था। तो लेकिन माइग्रेशन तो इन्वेजन लैंग्वेज बहुत ही स्टिकी सब्जेक्ट होता है सर। लैंग्वेज यानी ये सोचना कि एक नॉमेड रिलेटेड जो लोग आए वो और कुछ लोग आए उनकी लैंग्वेज को एक सिविलाइज हड़प्पन लोगों ने एक्सेप्ट कर लिया। जबकि आज आप देखें तो बांग्लादेश इस्लामिस्ट हो गया लेकिन बात बंगाली में ही करता है। लैंग्वेज छूटती नहीं है, लैंग्वेज बहुत स्टिकी सब्जेक्ट होती है सर। लेकिन ये लोग एज सिंपल एज दैट उस पे वो गलत हो गए। लेकिन आज अब नया उनका नया मंत्र आ गया है सर, वो हो गया जेनेटिक्स। आजकल जो नए लोग बड़े जेनेटिक्स की बात करते हैं कि क्योंकि अब सारे गोल पोस्ट तो मिट गए। हमारे लिटरेचर में कोई शब्द नहीं है कि एक बार भी कि हम बाहर गए हैं। इनफैक्ट हम बाहर यहाँ से बाहर गए हैं, वहां बाहर से नहीं आए हैं। इनफैक्ट यहाँ भी सर आप देखिए तो वर्ल्ड में कोई भी एक सिविलाइजेशन देखिए, कोई भी सोसाइटी देखिए, उनकी ये मेमोरी हमेशा रही है। वो कितनी भी पुरानी हो जाए, यदि वो बाहर से आए तो उनको याद रहता है। आप जब हमारे यहाँ जोरोस्ट्रियंस आए, वो अभी भी जानते हैं कि वो कहाँ से आए थे। मैं इनफैक्ट मैं इंकाज और ये रेड इंडियंस की मैं स्टोरी इतिहास पढ़ रहा था। उन्हें भी याद है कि बहुत साल पहले, बहुत हजारों साल पहले वो कहीं से वहां आए। भारत के ही जो लोग हैं, सिर्फ ये अपने आप में अनूठी है कि इन्हें ही सिर्फ याद है कि हम भारतीय हैं और हम कहीं से नहीं आए, हम यहीं से आए हैं।
और हमें बोला जाता है कि नहीं 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 भैया, आप गलत बोल रहे हो, आपकी सोच गलत है, आप बाहर से आए हो। उसके अलावा सबको याद है कि वो कहाँ से आए हैं, और वो सही भी है। इनफैक्ट इवन ईरानियन को जब आप अवेस्ता पढ़ेंगे, अवेस्ता में क्लियरली लिखा हुआ कि वो भारत से वहां गए। तो जो उनके पास कोई थ्योरी नहीं है, तो नाउ दे आर टॉकिंग अबाउट कि जेनेटिक्स की बात है। अब जेनेटिक इतना स्लिपरी सब्जेक्ट है सर, कि वो मुझे 2 रिपोर्ट कोट करके देते हैं, मेरे पास 4 10 12 पढ़े हुए हैं, जिसमें यहाँ तक बात आ गई कि 10,000 सालों में यहाँ से लोग बाहर से आए ही नहीं है। सो और जब से सरस्वती रिवर का जो हमारा डिस्कवरी हुआ है थ्रू साइंटिफिक, उसके बाद तो ये तो कम्प्लीटली जो थ्योरी है तो फॉल ही हो गई। अब तो बस उनको वही लोग मानते हैं जो कि या तो अंधे हैं या फिर आइडियोलॉजिकल ब्लाइंडनेस उनकी जा नहीं रही है। तो मेरी पहली आर्यन बुक। इन्वेजन थ्योरी के जो बेसिकली उसके 4 लेग्स हैं, और जी 4 लेग्स कहते हैं कि भाई नंबर 1 की देयर इज अ रेस कॉल्ड आर्यंस, जी जो हमें पता है कि नहीं है। जी नंबर 2, दे माइग्रेटेड, सॉरी, माइग्रेटेड ऑब्लिक इन्वेडेड, ठीक है। इन्वेडेड। जी जी उसकी भी कोई एविडेंस नहीं है। नंबर 3, इट हैपेंड इन 1500 BCE। अब आप राखी गढ़ी और बेरंडा को देख लो, तो इट इज गोइंग बैक इनटू 6000 7000 BCE। जी 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 तो वो आर्कियोलॉजिकली डिस्ट्रॉय हो गई। और फिर ये है कि साहब की वो दे ब्रॉट इन लैंग्वेज कॉल्ड संस्कृत। ये जो है, ये दुनिया का 8वां नहीं, दुनिया का 100वां बड़ा आश्चर्य होगा कि साहब की ऐसे लोग जो स्टेप से आए, जो नोमैड्स जी थे, उन्होंने अनपढ़ थे। इतनी सोफिस्टिकेटेड, अनपढ़ जी थे, उन्होंने जी इतनी सोफिस्टिकेटेड भाषा जी विकसित कर ली, और जी यहाँ आके आए और तुरंत लोगों ने कहा आहा, क्या गिफ्ट लाए हैं आप, हम सब इसी पे कन्वर्ट हो जाते हैं, जी जी और जी अपनी पीछे की भूल गए। अब तो यज्ञ देवम जी ले आए हैं, वो तो उन्होंने तो डिसाइफर कर लिया है। जी। इनफैक्ट सर, ये अब जो वो बात तो कर कह रहे हैं कि वो संस्कृत है ये पूरी की पूरी, संस्कृत है। और जी अभी जी तक के जितने भी डिसाइफरमेंट्स हुए हैं उसमें सबसे साउंड जो है उन्हीं का ही दिख रहा है। जी जी जी। इनफैक्ट सर, आर्कियोलॉजिकली भी बात करें तो जैसे जो मितानी राजा थे, उनका जो रिकॉर्ड मिला है जिसमें हम्म अग्नि, हम्म वरुण, इनके मित्र, इनकी जो हम्म पूजा हम्म करते हुए वो ट्रीटी ट्रीटी भी उनका नाम लेके ट्रीटी किया था, वो 14th सेंचुरी बीसी का है। वो तो फैक्चुअल है। नाउ जब आप उस टेक्स्ट के जो लैंग्वेज आप पढ़ेंगे सर ना, और हमारे जो यदि यदि लोग बाहर से आए होते तो क्या होता, हमारे जो अर्ली ऋग्वेदिक पीरियड का जो लैंग्वेज है वो दोनों सेम होना चाहिए था। लेकिन जब हम क्लोजली स्टडी करते हैं तो मितानी को जो ट्रीटी का जो लैंग्वेज है और लेटर वैदिक पीरियड का जो लैंग्वेज है, उनमें समानता ज्यादा है। ऋग्वेदिक पीरियड से वर्णों की समानता नहीं है। तो इतने सारे एविडेंस तो पड़े हुए हैं, अब कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं। लेकिन ये है कि अब सच्चाई बाहर आ रही है। नाउ दे आर इन माइनॉरिटी। बहुत जल्दी जो भी है वो भी खत्म हो जाएंगे। लेकिन हाँ, अनफॉर्चुनेटली स्कूल्स में अभी भी पूरी तरह से हमने इसको ठीक नहीं किया है। हाँ, अब तो एनसीईआरटी में कुछ परिवर्तन किया है इस बार। आया था जी काफी डिटेल में कि साहब की उन्होंने जो है वो आर्यन इन्वेजन माइग्रेशन हटा दिया है। जी, अभी तो हुआ इसके जी बाद, इसके बाद का जो पीरियड है, रामायण, महाभारत, बुद्ध और अशोक का, एक तो हमारी क्रोनोलॉजी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। जी और कई लोगों ने, वेदवीर आर्य जैसे लोगों ने तो ये स्टैब्लिश कर दिया है कि बीच के लगभग 1380 साल जो है वो मिसिंग है। जी जी। जी। सर, उस चैप्टर में मैंने ये भी कोशिश की है कि सर हमारी जो सिविलाइजेशन जो रीच थी, जो हम भारतवर्ष बोलते हैं, हमारी जो संस्कृति थी, हमारे आज के करंट जो हमारे ज्योग्राफिकल रीच से कहीं आगे थी। हमारे पुराणों में आप देखेंगे तो मतलब वो नॉर्थ पोल तक का ऐसा सटीक वर्णन है। इनमें वायु पुराण में ऐसा वर्णन है, और मैं नहीं बोल रहा हूँ, एक मुस्लिम स्कॉलर थे, उन्होंने अपनी पुस्तक में लिखी है कि वायु पुराण में जो आर्कटिक रीजन और उसके नीचे वाला रीजन का जो जितनी सटीकता से वर्णन है कि उन्हें लगता है जैसे कोई वहां जाके देख के आया है। सो ये सारी जो प्लेसेस थी, ये प्लेसेस हमारे लार्जर इंडिक जो होराइजन का एक एक्सटेंशन थी। और इनफैक्ट एक अमेरिकन हिस्टोरियन, उन्होंने तो बोला था कि फ्रॉम 1700 बीसी टू 400 एडी जो सेंट्रल एशिया था, वो पूरा सेंट्रल एशिया तो संस्कृत सिविलाइजेशन ही था। तो वो, मैं उस चीज को लेते हुए फिर मैंने, चूंकि जो एक कॉन्सेप्ट आप बार बार सुनते हैं कि जो सेंट्रल एशियन ट्रैवल्स आफ्टर जो मॉडर्न पीरियड के बाद वो भारत अटैक करते हैं,
तो वो देखिए हमारे सिविलाइजेशन में मिल गया है बहुत जल्दी, और मुसलमान क्यों नहीं मिल पाए, बेसिकली टू टारगेट सनातन ट्रेडिशन। वो इसीलिए मिल गया सर क्योंकि वो हमारे अपने ही थे। जो कनिष्क के जो ग्रैंडफादर थे, ग्रेट ग्रैंडफादर, वो जब भारत आए भी नहीं थे, व्हेन ही हैड नॉट सेट हिज फुट ऑन दिस लैंड, ही वाज ऑलरेडी वर्शिपिंग शिवा। वो भारत पहुंचे भी नहीं थे और शिवा को वर्शिप करते थे। सो हमें ये समझने की जरूरत है कि हमारे जो सिविलाइजेशन जो जो रीच था, वो सिर्फ भारत, जो आज के करंट जो कल्चरल भारत है उससे कहीं ज्यादा था। सेंट्रल, वेस्टर्न एंड ईस्टर्न, जापान तक लेके हमारे और साउथ ईस्ट एशिया, वो सब में फैला हुआ था। तो मैं उस चीज पे थोड़ा सा मैंने उसको प्रकाश डालने की कोशिश की थ्रू द स्टोरी ऑफ ऑल दिस कुशानाज एंड सकाज एंड हुन्स, इनकी कहानी बताते हुए सर। जी। इसके बाद फिर आपका जो तीसरा चैप्टर है वो मौर्यास पे, और उसके बाद वाला जो चैप्टर आता है। सर मौर्य और अशोका की कहानी तो बहुत ही अच्छी है सर। हमें बार बार ये बोला जाता है कि ये सेफराइजेशन ऑफ हिस्ट्री हो रहा है। जब से पहले तो वाजपेयी सरकार आई थी तब हम बहुत सुनते थे, उसके बाद सुने। ये जो आप अशोक को देखेंगे, अशोक वाज ए क्लासिक एग्जांपल ऑफ हाउ नेहरूवियन इकोसिस्टम क्रिएटेड ग्रेटनेस आउट ऑफ हिम। क्योंकि नेहरू को अशोक बहुत पसंद थे, अपने लेटर में भी इंडिया को लिखते हैं, बहुत से लिखे। जबकि आप देखेंगे नेहरू को हमारे सिविलाइजेशनल जो भी उस लिटरेरी वर्क में अशोका को बहुत अच्छे से उसको देखा नहीं गया है। इनफैक्ट लोग तो भूल गए थे, उनको तो एक्सीडेंटली हमारे परंपरा में अशोक को कभी महान नहीं माना गया। जी जी। और इसीलिए भूल गए। इस परंपरा में तो लोग सबको याद रखते हैं, मतलब वशिष्ठ, वाल्मीकि, इतने पुराने पुराने ऋषियों से लेके राम कृष्ण सबको लोग याद रखते हैं। और अशोक यदि इतने महान थे तो हम भूल कैसे गए? प्रिंसिप नहीं आते तो शायद पता नहीं और 10 साल 20 साल बाद याद आते वो। तो हम इसीलिए भूले क्योंकि हमारे अपनी दृष्टि में वो महान थे नहीं, और उनको तो महान बनाया गया था। इनफैक्ट जो बोला जाता है कि उन्हें कलिंगा वार के बाद वो इतने दुखी हो गए और उन्होंने बुद्धिज्म अपनाया। द रियलिटी इज दैट ही वाज ऑलरेडी बुद्धिस्ट, वो ऑलरेडी बुद्धिस्ट थे जब उन्होंने 10 साल पहले से कलिंग वार बुद्धिस्ट थे किया। वो तो। और इनफैक्ट जो मौर्यन जो डायनेस्टी की जो गिरने की शुरुआत हुई, फॉल की शुरुआत हो, तो अशोका के समय में हो गई थी। जब बाय टाइम वो मरते समय ही वाज कंप्लीटली हेल्पलेस। वो कुछ दान करना चाहते थे, मैंने उस दिन अपने बुक में मेंशन भी किया, कुछ दान करना चाहते थे कुछ बुक्सियों को, वो दान तक नहीं कर पाए, उनकी ऐसी स्थिति खराब हो गई थी। सो आई थिंक वो भी एक परफेक्ट एग्जांपल है किस तरह से हिस्टोरियंस अपने हीरोज क्रिएट करते हैं। इनफैक्ट यहाँ तो सर एक डबल गेम उन्होंने खेला। नेहरूवियन इकोसिस्टम ने अशोक को खड़ा किया, अशोक द ग्रेट। फिर उसके बाद जो नेहरूवियन जो हिस्टोरियन है, जब मेडिएवल काल में आते हैं तो बोलते हैं अकबर द ग्रेट। और उसके बाद यही लोग फिर आपस में दोनों को कंपेयर करते हैं और लास्ट में जजमेंट पे आते हैं, यस अशोका वाज गुड बट अकबर वाज ग्रेट। सो ये जो इनकी कहानी गढ़ने की जो कला है, ये अपने आप में बहुत ही अनोखी थी सर। गढ़ने की कला तो इनको आती ही है। और जो गुप्ता पीरियड था उसको तो फिर बाद में तो ऑफिशियली मुझे याद है कि 1983 में एक नेशनल इंटीग्रेशन काउंसिल की एक मीटिंग हुई थी, उसका ऑफिशियल रेजोल्यूशन है कि साहब की गुप्ता पीरियड को जो है वो आप भारत का स्वर्ण काल ना कहें। जी जी। हमारे एक और हिस्टोरियन है सर, दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ाते थे, मैं उनके अंदर पढ़ा भी हूँ, डीएन झा जी। डीएन झा की पुस्तक है, हाँ, डीएन झा, वो अयोध्या वाले। डीएन झा ने एक पुस्तक और लिखी थी कि हमारे जो वैदिक उनकी अयोध्या में टेस्टिमनी भी तो हुई थी जी डीएन झा जी की, जी। चेलों की तो तरफ वो से। तो उनकी उनकी पुस्तक में एक चैप्टर है, वो पूरे चैप्टर यही बोलता है कि गुप्ता काल स्वर्ण काल नहीं था, हमारा स्वर्ण काल। एंड जब आप लाइन पढ़ेंगे ना तो एक कम्युनिस्ट जो आइडियोलॉग की लाइन आपको समझ आएगी। वो हमारा स्वर्ण काल फ्यूचर में है, जब कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी बन जाएगा। ये एक हिस्टोरियन का लैंग्वेज हो ही नहीं सकता। तो उनके 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 पुस्तक का ही मुख्य स्वरूप था। और इन लोगों ने पूरी बात यही लगा दी कहने में कि हाँ भाई गुप्ता पीरियड में तो बस कास्ट सिस्टम था, ये था वो था, पूरा गलत था। ठीक है, धनी लोग बहुत एंजॉय करते थे लाइफ, लेकिन गरीबी तो बहुत गरीबी थी। जबकि आप देखेंगे तो जो कास्ट जो प्रोलिफरेशन शुरू हुआ है अल्बर्नी की लेखन के बाद, लेखन से भी सिद्ध होता है कि वो तो जब मुसलमान आए उसके बाद से शुरू हुआ, और अंग्रेजों ने उसको विकृत रूप दिया।
ये अपने आप में एक ड्यूबियस एजेंडा इन्होंने चलाया इस हिंदू समाज को बांटने का। उससे पहले नहीं था। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि गलतियां नहीं होंगी, गलतियां हैं, लेकिन जिस रूप में उसको हमें दिखाया जाता है उस रूप में कभी नहीं था उससे पहले। और इसको के.एस. लाल ने अपनी पुस्तक में दिखाया भी था कि जब ये मुसलमानों का जो आक्रमण हुआ उसके बाद जिस तरह से समाज सिकुड़ गया अपने आप में, जहां अब आपकी एग्जिस्टेंस की लड़ाई हो, जहां आप हर एक दिन सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो कि आप जिंदा रह सको, तो वहां सब समाज बट गया और वहां एग्जिस्टेंशियल इश्यूज आ गए थे। और वहां ही क्योंकि हम एक दूसरे से इतना बट गए कि जो जिसमें जुड़ा वो एक कास्ट बन गया, एक छोटी इकाई बन गई समाज की। और शायद इसीलिए हम बच भी पाए। इसीलिए आप देखिए सर कि स्वामी विवेकानंद हो गए, चाहे महात्मा गांधी हो, इन लोगों ने कास्ट सिस्टम को डायरेक्टली कभी अटैक भी नहीं किया है। उसकी गलत चीजों को आप अटैक कर रहे हो, लेकिन आप आप चीजों को ब्लैक एंड व्हाइट में सीधा नहीं देख सकते। और आप देखें यदि जो लोग आज खुल के जो कास्ट सिस्टम के खिलाफ आते हैं, जब आप उनका थोड़ा सा आप डीएनए चेक करेंगे तो आपको वो ये वही लोग लगेंगे जो कि जो एवरी सेकंड डे वो बोलते हैं डिसमेंटल हिंदुइज्म और डिसमेंटल हिंदुत्व। इसी ब्रिगेड के वो लोग हैं। जी हाँ। और इसके बाद जब हम पहुंचते हैं मीडिएवल एरा में, तो हमारे पास फिर इरफान हबीब साहब आ जाते हैं। जी जी। मिडिवल का तो सर ये बहुत ही अनोखा। इनफैक्ट मैं भी सर इसमें बहुत साल तक मैं एक्सेप्ट किया था। मैं भी आपकी तरफ पहली बुक जो मुझे मिली मेरे भाई ने दी थी, मैंने इस पुस्तक में लिखा भी है। वो रोमिला थापर की हिस्ट्री ऑफ इंडिया वॉल्यूम 1 थी, पेंगुइन की बुक थी वो 1995 में मुझे मिली थी। और मुझे भी बहुत साल लगे एक्सेप्ट करने में कि हम लोग इतनी इजीली हार कैसे गए। हमें लगता था कि यार द मुस्लिम इन्वेडर्स केम सॉ एंड दे कंकर्ड अस। लेकिन जब मैंने पढ़ना शुरू किया यानी तो पता चला कि नहीं, अरे हम तो उसे इतना लड़े हैं, उनको इतना हमने पराजित किया है जितना कि किसी ने नहीं किया है। इनफैक्ट हमारे यहाँ तो वो मोहम्मद साहब के मरने के दो या 3 साल बाद ही उनका अटैक शुरू हो गया था भारत में। और जो कि हम 712 में जब मोहम्मद कासिम को हमेशा याद करते हैं, मोहम्मद कासिम से पहले ऑलरेडी एक दर्जन से ज्यादा अटैक हो चुके थे और सब में उन्हें मुंह की खानी पड़ी थी। इनफैक्ट 712 वाली भी जो सिंध जो जो जीत बोली जाती है, वो एक्चुअली सर बहुत ही मोमेंट्री थी। उसे कुछ नहीं बदला था। इनफैक्ट 50 साल के अंदर सिर्फ 2 स्मॉल प्रिंसिपैलिटीज बचे थे, एक मंसूरा था और एक मुल्तान था, मुल्तान। ये 2 बचे थे मुस्लिम। अदरवाइज सारा इन्होंने हमारे जो गुर्जर पतिहार और जो दूसरे डायनेस्टी थे, इन्होंने विन बैक कर लिया था। और सॉरी गफ्फार रावल तो उनको खदेड़ के आए थे पूरा आपके जो आज का मॉडर्न इराक है, जिसको जो अरब लैंड थी, वहां तक खदेड़ के आए थे। जी जी। इनफैक्ट यहाँ एक बड़ी अच्छी कहानी है सर। जी मुल्तान की कहानी है। मुल्तान में चूंकि ये 2 ही प्रिंसिपैलिटी बचे थे जबकि मोहम्मद गजनी आया था, तो मुल्तान के लिए गुर्जर प्रतिहार गए थे, बहुत बार गए अटैक करने, मुल्तान के गेट तक पहुंच गए। और वो तो मिट्टी की तरह था, जब भी चाहते उसे खत्म कर देते। एवरी टाइम जब हमारे गुर्जर प्रतिहार ट्रूप्स वहां पहुंचती थी, तो मुल्तान के जो सुल्तान था वो वहां के सूर्य जो मंदिर का जो मूर्ति थी, सबसे बड़ी मूर्ति थी, उसको बाहर सीना से आगे लाके खड़ा कर देता था। बोलता था आप आगे आएंगे तो मैं इसे तोड़ दूंगा। एंड पूजा प्रतिहार लोग वापस चले जाते थे। इनफैक्ट अभी जो अरुण शौरी जी की पुस्तक आई है सावरकर पे, उस पे सावरकर का जो इसमें क्रिटिक, बहुत लॉन्ग क्रिटिक है। और उन्होंने, जिससे मैं एग्री भी करता हूँ, सावरकर जी का कहना था कि यार एक मूर्ति को आप बचाने के लिए आपने कितनी मूर्तियों को आपने तबाह कर दिया। आपको वो ये दृष्टि होनी चाहिए थी, जो मुझे भी लगती है कि आप एक पर्सपेक्टिव आप क्यों या आपके इनेमीज आप उसका यूज करते हैं। तो ऐसे इंसिडेंट जबकि हमारे धर्मशास्त्रों में स्पष्ट लिखा हुआ है कि भाई मूर्ति से देवता नहीं है, देवता से मूर्ति है जी। तो हमारी मूर्ति खंडित हो जाए, मूर्ति टूट जाए, मूर्ति उखाड़ ली जाए, मूर्ति चोरी हो जाए, मूर्ति बह जाए, उससे भी देवता का स्थान नहीं बदलता है। ये तो पूरा का पूरा जो है, हम आपके जो राम जन्मभूमि का जो जजमेंट है, वो इस सिद्धांत में है। जी सर।
इनफैक्ट सर आई थिंक हमने यही भूल गए सर, जब तक ये मुसलमान आतताए आए, आई थिंक उस समय तक हम इस चीज को हम भूल गए थे। और थोड़ा सा ऑल्सो भी हमें जो शत्रु बोध था सही नहीं था, हम समझ नहीं पाए कि हमारा जो शत्रु है वो कैसा है। हमें उसे हम उसे उससे पहले वाले जो लोग आते थे जो कि भारतीय सनातन संस्कृति एक्सटेंशन थे, चाहे वो खून भी हो, वो हमारे कल्चर से ही प्रभावित थे और मानते थे। लेकिन ये तो था एक एलियन, एक जो मजहबी फिनोमेना था, जो आपने अपनी पुस्तक में भी बोली थी, बहुत ही सेमिनल बुक है, ऑल रिलीजन्स आर नॉट सेम। इसको समां हम पहचानने में थोड़ा सा हम कमी रह गई हमारे लोगों में। हम लड़े तो हम बहुत अच्छा, लेकिन समां अपने शत्रु को पहचान नहीं पाए, उनके विचारों को। और ये सर हम जब मोहम्मद गोरी आता है, तराई का युद्ध होता है, तो पहले वाले युद्ध में हम तो उसको बुरी तरह से पृथ्वीराज चौहान हराते हैं उसको। लेकिन उसके बाद का दूसरी बार जब आता है तो एक सालों में समाव पृथ्वीराज चौहान ने अपने बहुत सारे एनिमी क्रिएट कर लिए। उनकी मूर्खता में बोलूंगा, हम ग्लोरीफाई करते हैं उनको, इंक्लूडिंग उज्जैन की हमारे जो कनौज राजा था उनके साथ उन्होंने किया। और वो जो लड़ाई में ये जनरल सरकार बड़ी अच्छी उस दिन का, उस लड़ाई का उन्होंने अपने पुस्तक में मिलिट्री ऑफ हिस्ट्री ऑफ इंडिया में जनरल सरकार बहुत अच्छा वर्णन करते हैं कि वो लड़ाई एक दिन में नहीं हुई थी। मोहम्मद गोरी और इनकी सेना आमने सामने बहुत दिनों तक थे, और मोहम्मद गोरी इनको बार बार यही फील करवाता था कि आई थिंक वी कैन टॉक, हम डिस्कस करके इसको सॉर्ट आउट कर लेंगे। शुरू में तो ये लोग रहा कि नहीं नहीं यार, लगता है ये अटैक करेगा। आफ्टर ए पॉइंट टाइम इन्हें विश्वास भी हो गया कि मोहम्मद गोरी लड़ाई नहीं करेगा, ये बातों करके कुछ ले दे के चला जाएगा। और जिस दिन इनको एक कन्विंस उन्होंने कर लिया, उसके दिन अगले दिन सुबह जब ये उठते हैं, और जब उठते हैं वो उन्होंने नेचर कॉल भी नहीं किया था, मुंह कान भी नहीं धोया था, उन्हें खाना भी नहीं खाया था, और सामने देखते हैं कि सारे शस्त्रों के साथ पहुंचा हुआ है वो लड़ने के लिए आपके सामने। और ये सुबह 6 से लेकर 3 बजे तक इन्होंने लड़ाई की, बिना खाए हुए, बिना कुछ किए हुए। और वो लड़ाई भी बड़ी अच्छी थी, वो बहुत ही अच्छी पुस्तक है जनरल सरकार की। उसमें आपने देखा हो सर, हाइना और शेर की लड़ाई, एक शेर अकेला शेर यदि हो और हाइना हो 10, तो हाइना क्या करता है सर, वो काटता नहीं है, वो जाता है फिर पीछे आता है और शेर को थका देता है। ये सुबह 6 से लेकर 3 बजे तक सिर्फ यही करते थे, ये आगे जाते थे फिर पीछे आ जाते थे, और पृथ्वीराज की सेना उसमें पड़ जाती थी। और लास्ट में जब ये थक गए तो उन्होंने 10,000 या 12,000 की एक फोर्स रखी थी जो कि घुड़सवार थे, उनको उन्हें छोड़ के उन्होंने कंप्लीट वाइप आउट किया। सो ये हिस्ट्री थी, समा हमने सीखा नहीं था, पृथ्वीराज चौहान ने सीखा नहीं, उन्होंने बहुत सारे एनिमी क्रिएट किए, बहुत ज्यादा वो हो गए थे कि नहीं मैं जीत ही जाऊंगा। तो हम इस तरह सारे, हम अपनी ब्रेवरी में हमारी कोई कमी नहीं थी, हमें लड़ने में हमारी कमी नहीं थी, और ये सर हम बाद में भी देखते हैं। इनफैक्ट जो सल्तनत काल है सर, सल्तनत काल में सिर्फ 2 ही राजा हैं जो कि कुछ कर पाए, वो था अलादीन खिलजी और मोहम्मद तुगलक। इसके अलावा जितने, इनफैक्ट जो बलबन भी था, बलबन ने जब शुरुआत की अपनी इल्तुतमिश के बाद, बलबन ने शुरुआत की तो बलबन के पास दिल्ली की चारों तरफ ही, दिल्ली तक ही उसका साम्राज्य था, उसने उसको बढ़ाया। लेकिन जब तक वो मरा तो मरने के समय वापस वो फिर दिल्ली तक ही आ गया था, और ये हमेशा चलता रहा जब तक अकबर नहीं आया। अकबर ने इस पॉलिसी को चेंज किया, उन्होंने एक सेक्शन ऑफ राजपूत को अपने साथ किया, थोड़ा सा अपने आप को लिबरल प्रोजेक्शन दिखाया, और फिर वो वहां, लेकिन जैसे ही औरंगजेब ने इस पॉलिसी को छोड़ा, मुगल्स वे बैक टू स्क्वायर वन। जब औरंगजेब मरता है तो वो उससे अपने लेटर में, लास्ट लेटर में, जो अपने बेटों को बोलता है कि, एक तो वो बोलता है कि आप इस तीन बेटे बचे थे, एक तो उसका झगड़ा ही हो गया था कि आप इस एम्पायर को डिवाइड कर लो, और वो बोलता है कि मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो बाय द टाइम रियलाइज दैट उसकी वजह से उसका एक जो एम्पायर है खत्म होने वाला है। तो आई थिंक वी नीड टू लुक बैक एट आवर रेजिस्टेंस आल्सो, जिसपे बहुत सारे सीताराम गोयल जी और इन लोगों ने बहुत अच्छा काम किया है सर। लेकिन वी नीड ऑल्सो ब्रिंग आउट टू आवर यंगर जनरेशन अबाउट एंड टेल द स्टोरी हाउ वी फॉट एंड केप्ट ऑन फाइटिंग। हाँ, अब तो खैर बहुत कुछ आ गया है, नई जनरेशन को बहुत कुछ पता भी चल रहा है। लेकिन इसमें एक और भी मैंने आपको जो ऑफिशियल हिस्ट्री राइटिंग जो थी इंदिरा जी के टाइम पे 1983 में, उसमें ये भी कहा गया था कि साहब कि शिवाजी को ग्लोरीफाई मत कीजिए। हाँ जी जी, हाँ सेवाजी हो गए, राणा प्रताप हो गए। इनफैक्ट मैं इस बुक में सर एक आई फाउंड ए वेरी गुड कनेक्शन बिटवीन महाराणा प्रताप, शिवाजी और अहोम्स का। मैंने अहोम्स के बारे में एक चैप्टर ही दिया है सर, और हमें देना चाहिए सर, हमें गर्व होना चाहिए कि ऐसा एक एक एम्पायर था जो कि इतने, चोला के बाद सबसे ज्यादा वही थे जितने समय तक रहे, और उन्होंने औरंगजेब की सेना को मुंह तोड़ के जवाब दिया, हरा के भेजा।
तो मैंने एक कनेक्शन देखा था बेसिकली। आप देखें सर, हम लोग बोलते हैं कि हम लोग, हमारे जो राजा थे साइलोज में काम करते थे, एक दूसरे से मतलब नहीं होता था। फिर उस समय में शिवाजी जब और औरंगजेब से लड़ रहे थे, तो उनके जो जो वॉर स्ट्रेटेजी, जो आइडियल्स थे, वो महाराणा प्रताप थे। इनफैक्ट एक जो इनके लाइन ऑफ जो प्रोजेनी, वो मानते हैं कि वो मेवाड़ से ही आए थे। हाँ, तो वो वो महाराणा प्रताप उनके मेवाड़ के ही वंशज मानते थे अपने आप को। जी जी जी। जी। और सबसे इंटरेस्टिंग बात लगी जब मैं सर ये अहोम्स की इतिहास पढ़ रहा था, तो जब शिवाजी लड़ाई कर रहे थे, जब ये औरंगजेब को दक्षिण में जो ये पटकी दे रहे थे, उस समय अहोम राजा थे। अहोम राजा ने अपने नेबरिंग राजा से उनसे पूछा कि अच्छा आप बताएं मुझे, ये शिवाजी कैसे लड़ रहे हैं इनके साथ, मुगलों के साथ। और उन्होंने एट दैट टाइम सो इंटरेस्टेड, ही वांटेड नो, ही लर्न। उन्होंने सीखा उनसे कि अच्छा यदि उनसे लड़ना हो तो आप पीस बैटल ना करें, आप उनके साथ अटैक करें जाएं, अटैक करें जाएं, उनको आप एग्जॉस्ट करें। और यही बात हुआ जब 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 औरंगजेब की सेना जब गई असम में, तो उनको ऐसे करके हराया गया। और एक और बड़ा अच्छा कनेक्शन है सर, एक कनेक्शन है जो औरंगजेब ने जो शिवाजी को हराया था, तो उसमें राजा जयसिंह का बहुत हाथ था। तो राजा जयसिंह ने उनको प्रॉमिस किया था कि आपको बहुत इज्जत की जगह मिलेगी, नहीं मिलेगी। वो नहीं मिला, तो उन्होंने फिर वो जेल में भी चले गए थे, आगरा फोर्ट में ना। ये एक कहानी है। वो उस जेल में जो रखा गया था, वो जेल क्या वो उसके जो जो रक्षक थे, वो राजा जयसिंह के पुत्र थे, राजा राम सिंह। हाँ, और सवाई राम सिंह। राजा राम सिंह को सर ये आसाम में औरंगजेब ने इसीलिए भेजा था कि वहां जाके वो मरखप जाएगा। एक्चुअली इसीलिए राजा राम सिंह जाना नहीं चाहते थे। और जो हमारे नौवें सिख गुरु थे तेग बहादुर जी, उन्हें बोला कि मैं आपके साथ जाऊंगा, आपको कुछ नहीं होगा। और फिर वो वहां गए और राजा राम सिंह हार गए। और बट राजा राम सिंह ने जो लिखा है अहोम के बारे में, बहुत अच्छा लिखा है कि उन्होंने जो जैसे लड़ाई की, उसे उन्हें कोई हरा नहीं सकता था। तो बड़ी अच्छी कहानी है सर, बहुत ही अच्छा। मतलब एक जो है, जो इंटरकनेक्शन है हमारे अलग अलग राजाओं में, और जिससे उन्होंने लड़ाई की, ये संभव आने भी हमें एक्सप्लोर करने की और जरूरत है सर। और जो हमारे स्वतंत्रता, तथाकथित स्वतंत्रता संग्राम की जो हिस्ट्री है, जो इतिहास है, उसके बारे में क्या कहना है आपका? ये 7वां सर चैप्टर आपका है और उस 8वां चैप्टर। उसमें तो सर आई थिंक एटली ने बहुत अच्छा ही सही बोला थी, उसके बाद तो कुछ बचता नहीं है। जो उससे पूछा फॉर्मर जज ऑफ कलकत्ता हाई कोर्ट कि व्हाट डू यू थिंक इज द रोल ऑफ महात्मा गांधी, एंड ही सेड मिनिमल। वो ब्रेक करते हुए बोला सो दैट इम्पैक्ट ज्यादा हो। तो उनका मिनिमल था सर। इनफैक्ट आप देखें सर, आप एज ए एडवर्सरी आप कौन चाहेंगे आपके खिलाफ हो, गांधी हो या सावरकर हो, या गांधी हो या भगत सिंह हो? आप मुझे चाहेंगे गांधी जैसा लोग हो जिससे आप बातचीत करके समेट ले सब चीजों को। सावरकर से तो आपको हमेशा डर लगेगा, या फिर भगत सिंह से पता नहीं कब सासू उठा के आपको गोली मार दे। तो हमेशा ये था सर। और गांधी को तो बाय द टाइम क्विट इंडिया हैपेंड सर, बाय मिड 30s, आप जब इतिहास को, आप गांधी के आप मूवमेंट को देखेंगे, ब्रिटिश ने बाय द टाइम उनको डिकोड कर लिया था कि गांधी को डील कैसे करना है। जब नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट था, यहाँ उन्हें थोड़ी दिक्कत हुई थी कि वो समझ नहीं पाए। इवन जो शॉर्ट जो 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 दांडी मार्च था, उस समय भी जब मैं पढ़ रहा था, उसमें वाइसरॉय का और उनकी जो टीम थी, उसमें मतभेद थे कि कैसे डील किया जाए। जैसे वाइसरॉय जो उसमें थे, वाइसरॉय का कहना था कि नहीं, गांधी को जेल नहीं करते हैं, वो खामखा बुढ़ा बहुत बड़ा बन जाएगा, वो इस लायक नहीं है, लेट दिस मूवमेंट पीटर आउट। उस समय तक वो मतभेद, और जबकि टीम चाहती नहीं कि इनको बंद करो, जेल में डालो, सब खत्म हो जाएगा। बाय मिड 30s ब्रिटिश न्यू कि अच्छा इनको क्या करना है, इनको भाई कोई मूवमेंट शुरू करना है, मूवमेंट शुरू होने के पहले सबको उठाओ, जेल में डालो, सब खत्म हो जाएगा। और यही हुआ सर। क्विट इंडिया वाज ए बिगर डिजास्टर। इनफैक्ट क्विट इंडिया से पहले क्रिप्स मिशन आया था, और क्रिप्स मिशन के लिए श्री अरबिंदो ने इनफैक्ट सबको लेटर लिखा था। गांधी को लिखा, नेहरू को लिखा, सी राजगोपालचारी को लिखा कि आप इसको एक्सेप्ट कर ले, आप क्योंकि आप अभी अपोज करेंगे तो यू विल प्ले इनटू द हैंड्स ऑफ समबडी लाइक चर्चिल, आप चर्चिल के हाथों में खेलें। और वही हुआ सर, ये लोग सब जेल चले गए। पूरा का पूरा जो स्वतंत्रता संग्राम का जो थिएटर था, वो ये आपने हमारी जिन्ना साहब ने ऑक्यूपाई कर लिया, और चर्चिल का फेवरेट रहा, दोनों मिलके भारत को बांट दिए। और हमारे जो स्वतंत्रता सेनानी हैं, उनको जो ग्लोबल पर्सपेक्टिव समझ में नहीं आया। They also didn't realize that there's something called Great War happening between USA will happen in US and USSR.
और पाकिस्तान तो क्रिश्चियन उसी का था सर। इन्हें समझ में नहीं आई, अपने ही लाला लैंड में जो बोलते हैं अपने लाला लैंड में लोग घूमते रहे। और 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 आजादी तो सर 1945 यदि सेकेंड वर्ल्ड वॉर नहीं होता तो आजादी तो आजादी तो आनी थी नहीं। वो तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। वो किस्सा बताते हैं ना कि साहब 1955 तक 54 कंट्रीज को 54 देश ऐसे थे जिनको ब्रिटिश एम्पायर से इंडिपेंडेंस मिली, और उसमें भारत अकेला था ऐसा जिसको पार्टीशन किया गया। जी यानी बाकी सारे देश जो थे वो बिना गांधी नेहरू के और बिना पार्टीशन के स्वतंत्र हो गए, और भारत जो है वो पार्टीशन होके इंडिपेंडेंट हुआ। यहाँ ट्रांसफर ऑफ पावर हुआ, डोमिनियन स्टेटस दिया गया आपको। आपको इंडिपेंडेंस नहीं दी गई, आपको डोमिनियन स्टेटस, ट्रांसफर ऑफ पावर दिया गया। और उसको जो है वो कहते हैं कि साहब स्वतंत्रता संग्राम, क्या जबरदस्त संग्राम था। तो बाकी सारे के सारे जो है वो ऑटोमेटिकली हो गए। और उसके बाद भी कहते हैं कि साहब कि इसमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर का कोई योगदान नहीं है, ये तो गांधी नेहरू ने किया, जिनका का 42 मूवमेंट लास्ट मूवमेंट था और जो फेल हो गया बुरी तरह से, उसको जिंदा भी नेताजी सुभाष बोस ने रखा, और यदि वो सर रेडियो ब्रॉडकास्ट कर करके, सर यदि आईएनए नहीं जिसके होता लिए गांधी जी ने बाद में माफी मांगी। जी 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 जी। इनफैक्ट वो रिकॉर्ड में सर, ब्रिटिश ऑफिशियल रिकॉर्ड में है कि यदि आईएनए आजाद हिंद फौज नहीं होता और यदि नेवल रिवेलियन ऑफ 1946 नहीं होता तो ये लोग नहीं जाते। और दूसरा कारण वर्ल्ड वॉर के बाद ब्रिटेन तो एक्चुअली थर्ड क्लास नेशन हो गया था, उनके पास कुछ था नहीं कंप्लीटली उसको। यूएस चाहता था कि वो इंडिपेंडेंट करे क्योंकि वो ब्रिटेन था, तो उनको डिसमेंटल करना ही करना था। उनको खुद को आगे अगर लाना था तो ब्रिटेन से सारे देशों को आजाद कराना ही था। वो उनकी एक मेजर कंडीशन थी कि आप जो है वो सारे अपनी कॉलोनियल एसेट्स छोड़ेंगे। इनफैक्ट सर वो तो सर एक अपने आप में एक अलग कहानी है कि किस तरह से ब्रिटेन ने नेहरू को यूज किया भारत को अमेरिका से दूर जाने में। इनफैक्ट जो उस समय का यूएस था, भारत को चाहता था कि जो एशिया में प्रीडोमिनेंट पावर भारत रहे, और चाइना में भी तिब्बत वाले में इंडिया को सपोर्ट कर रहा था। लेकिन समहाउ ब्रिटेन ने नेहरू के पीछे बैठ के नेहरू को बड़ी बड़ी बात बोल के उनको चढ़ा के वो डिस्टेंस किया। तो आई थिंक दैट इज अनदर हिमालयन फॉली ऑफ नेहरू व्हिच वी डोंट रियली टॉक अबाउट मच। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। नहीं, खैर नेहरू जी के ऊपर तो एक पूरा अलग से पॉडकास्ट हो सकता है। मैंने तो इस पे एक सीरीज की हुई है, ब्लंडर बॉय नेहरू। हाँ किसी भी ब्लंडर बॉय कोई भी बड़ा आज सर उसमें नेहरू जी का एक कोई एस्पेक्ट तो निकल ही आएगा वो। हाँ, वो कल ही जो है वो जो किताब जिसको रेफर किया प्राइम मिनिस्टर ने, उसको पढ़िए आप। उसको दिखाता है कि मतलब कितना बड़ा एक बेवकूफ इंसान जो था उसको जो है वो भारत का इंचार्ज बना दिया हमारे तथाकथित महात्मा जी ने। नहीं सर, ये तो सर हमें जो बोलने में दो राय नहीं होगी, हमें एटलीस्ट 50 से 60 साल लग गए उसको ठीक करने में सर, कम से कम। और अभी भी बहुत चीजें अभी भी कहाँ ठीक हुआ है पूरी तरह से। वो पूरे जो एलिट्स हैं उस टाइम के वो तो अभी भी जो है एंट्रेंच्ड हैं। ये तो अब हमारे ट्रम्प बाबू जो हैं उनका जो दाना पानी, ये जो प्राणवायु जहाँ से आती है उस सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, तो हो सकता है कि इनकी भी जड़ें सूखने लगे, शायद वहां से हो। जी 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 क्योंकि लिंक तो सारा का सारा वहीं से ही है। जी हाँ। तो अब आइए अब इस चर्चा को यहाँ विराम देते हैं। दर्शकों, हम आज बात कर रहे थे उत्पल कुमार जी की पुस्तक एमिनेंट डिस्टोरियन की। तो मैं उत्पल कुमार जी से कहूँगा जरा इस पुस्तक को दिखा दें। मेरे पास इसकी कॉपी अभी है नहीं, प्रिंट कॉपी, और जो पीडीएफ से ही देख के मैं पूरा इंटरव्यू कर रहा हूँ। तो ये पुस्तक है उत्पल कुमार जी की, और आप लोग अवश्य इसे पढ़ें। और जो अब एक पूरा नया पर्सपेक्टिव हम सत्य के और तथ्यों के माध्यम से अपने इतिहास को जानने का प्रयास कर रहे हैं, उसमें एक ये महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन है। आप सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद, उत्पल जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू।